राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। आने वाले मंगलवार यानी 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां के भक्तजन नवरात्रों में 9 दिन तक उपवास या फलाहार करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र पर एक बार फिर कोरोना का साया मंडरा रहा है। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में लोगों ने नवरात्रि का पर्व घरों में ही मनाया था, क्योंकि धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे। इस बार भी कोरोना का संक्रमण नवरात्रों की चमक को फीकी कर सकता है। हालांकि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू और सप्ताह अंत लॉकडाउन लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी नवरात्रों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देवी मां की पूजा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सभी को दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण, मदर इंडिया पत्रिका, DID न्यूज वेब पोर्टल, राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम व नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन व कात्यायनी चैनल की पूरी टीम की तरफ से 13 अप्रैल से शुरू होने वाले नव वर्ष विक्रम संवत 2078 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। महान समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गजों ने उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महान समाजसेवी, विचारक, दार्शनिक एवं लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसीलिए उनकी पीढ़ी फुले के नाम से जानी जाती थी। ज्योतिबा के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ वर्ष 1848 में आया, जब वे अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में हिस्सा लेने पहुंचे। शादी में दूल्हे के रिश्तेदारों ने निम्न जाति का होने के कारण उनका अपमान किया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे सामाजिक असमानता को उखाड़ फेंकने की दिशा में कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक समाज में स्त्रियों और निम्न जाति वालों का उत्थान नहीं होगा, तब तक समाज का विकास असंभव है। महात्मा फुले ने दलितों पर लगे अछूत के लांछन को धोने और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के भी प्रयत्न किए। इसी दिशा में उन्होंने दलितों को अपने घर के कुएं को भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी। शूद्रों और महिलाओं में अंधविश्वास के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा के कार्य में उनकी पत्नी ने भी बराबर का योगदान दिया। महात्मा फुले के समाज के प्रति किए गए कार्यों और उनके भाव को देखकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी और 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा जी की पुणे में मृत्यु हो गई। नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर लोक संवाद में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कोरोना संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही टीकाकरण और कोरोना जांच को भी तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण का फैलाव राज्य में बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट और एक्टिव रहे। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टीकाकरण कार्य में और तेजी लाएं। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में सारी तैयारियां पूर्ण रखें। आवश्यकता अनुसार अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था तैयार रखें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और सजग करते रहना होगा। लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें।
आपस में दूरी बनाकर रहें और हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें। लोग सचेत और सजग रहेंगे तो संक्रमण का खतरा कम से कम होगा। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह विभाग, बिहार सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल पर लागू नहीं होगी। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदिश लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों, सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध व विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु नगर क्षेत्र के मिर्जापुर वार्ड 21 एवं 20 में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संक्रमित क्षेत्रों में टेस्टिंग कार्य में प्रगति लाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, मास्क जांच एवं जन जागरूकता अभियान की प्रखंडवार विस्तृत समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जिले के विभिन्न स्थलों पर अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग अनिवार्य करने हेतु मास्क जांच अभियान चलाया गया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के तहत मशरूम की खेती के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषि भवन में मशरूम सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिले में इसकी खेती व्यापक रूप से करने एवं लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मशरूम सहायता केंद्र को संचालित किया जा रहा है। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, DRCC एवं अन्य सभी संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। भोजपुर के जिला पदाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा द्वारा मत्स्य विपणन योजना 2020-21 के तहत अति पिछड़ा वर्ग के चयनित लाभुकों के बीच 4 व्हीलर, 3 व्हीलर एवं मोपेड सह आइस बॉक्स का वितरण किया गया। पिछले दिनों देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी की कोरोना संबंधी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना से लड़ने में दिल्ली कोरोना मॉडल सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है और आज प्रधानमंत्री मोदी और अन्य राज्य भी इसे अपनाने की बात कर रहे हैं। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहाँ सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहाँ उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, कोरोना के मैनेजमेंट में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक।
उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अब पूरे देश में बनाए जाने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहाँ फ्री बिजली का वादा किया है। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेके चुनाव लड़ रही है। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेके विज़न है। देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में हैं। जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है, आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं, गृह मंत्री जी मान रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दिल्ली में जो नए नए प्रयोग, विकास के नए नए प्रयोग, देश के विकास का जो खाका केजरीवाल जी रख रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नए तरीके का गवर्नेंस, नए तरीके का फ़ायदा देश की इकोनॉमी को भी मिलेगा और देश के आम आदमी को भी मिलेगा। पर उम्मीद है कि अब अड़चने नहीं लगाएंगे बल्कि काम में सहयोग करेंगे, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ रहा है कि देश के विकास का मॉडल यही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अन्य कई मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में किया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अंजलि राय जी सक्रिय भी रही और बहुत बड़े बड़े पदों पे कांग्रेस में रहकर काम किया। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही 1993 से 1996, दिल्ली स्टेट महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही 1996 से 2000 और वाइस प्रेसिडेंट रही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, यानी कि स्टेट लेवल पे जो डीपीसीसी होता है उसकी उपाध्यक्ष रही 2013 से 2019। इसी के साथ साथ कई चुनावों में राज्यों के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के ऑब्जर्वर के तौर पर भी अंजलि राय जी ने काम किया। आप इन्हें नेता के तौर पे तो जानते हैं, इन्होंने खूब सेवा करी जनता की। इनको एक टेलीविजन एंकर और एक न्यूज रीडर के तौर पे भी जानते हैं, हम सब बचपन से इन्हें देखते आए हैं। और सामाजिक कार्यों में इनकी अपनी एनजीओस चलती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी किया और राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में भी नहीं किया। मेरे अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत जाने माने व्यक्ति, शख्सियत, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को केवल मजबूत करने का ही नहीं, हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा में, पूरे इलाके में, मैं कहूं पूरे जिले में, विधानसभा तो इनके कद के लिए छोटा है, पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनकर इन्होंने काम किया। और आज रविंदर सिंह निरवाल साहब जो नारायणा गांव के रेजिडेंट हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनके आने से हमारी अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा तो खूब खिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जिले स्तर पे और राज्य के स्तर पे आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। राष्ट्र प्रथम की टीम ने आम आदमी पार्टी के नए सदस्य अंजलि रॉय और रविंदर से भी बात की। आइए देखते हैं राष्ट्र प्रथम की इस रिपोर्ट में।
मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं आम लोगों से जुड़ी रहूँ, उनकी सेवा कर सकूँ, लोगों के लिए काम कर सकूँ, वो मुझे मौका यहाँ मिलेगा। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों से जुड़ी हुई है और उनके भलाई का ही सोचती है। उनके लिए बहुत से जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सभी प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने आम लोगों को बहुत राहतें दी हैं। और मैं भी यही आशा लेकर आई हूँ कि मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं आम लोगों के लिए काम। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों का सबसे ज़्यादा सोचती है, उनकी भलाई का सोचती है। तो आगे भी इनमें विश्वास जताते हुए आने वाले वक्त में हमेशा आम आदमी पार्टी को मजबूती से आगे। हमारे बीच रविंद्र जी हैं, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। हमने कांग्रेस के टाइम पर भी, जब तक हम कांग्रेस में 40 साल से रहे, और हमारा काम है लोगों की सेवा करना। और अभी केजरीवाल जी जितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे बड़े प्रभावित होकर हम उनके साथ जुड़े हैं और हम जन जन की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम आदमी को ये संदेश देना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो उन्होंने आगे जिस काम को बढ़ाया, उनके सब उनका सहयोग करें और आम आदमी पार्टी के साथ चले, तो सबका भला होगा। दिल्ली में केशवपुरम को ढलाव मुक्त करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पैटिबल कंपैक्टर का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम वार्ड में एक साथ 4 कंपैक्टर लगने वाला ये पहला वार्ड बना है। हम लोगों ने निर्णय लिया था उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कि सबसे पहले हम अपने प्रत्येक वार्ड में एक कंपैक्टर खोलेंगे, लेकिन आप लोगों का इतना प्रयास रहा, आप लोग सदैव मेरे ऊपर कंधे पर, मेरे सिर के ऊपर जब हाथ रखा, मैं भी जुटा रहा अपने नेतृत्व के साथ, लड़ता रहा कि मुझे एक नहीं, पहले एक जब लिया मुझे एक और दे दो। एक और देते ही मैंने कहा अपना इस ढलाव को बंद करूंगा। फिर मैंने प्रयास किया कि तीसरा ढलाव से तीसरा भी मुझे कंपैक्टर चाहिए। और ये आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि पूरी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें एक साथ 4 कंपैक्टर लगे हों। तो ये 4 कंपैक्टर अगर लगे हैं तो वो आपके केशवपुरम और अशोक विहार वार्ड नंबर 75 में लगे हैं। तो ये इसके लिए मैं अपनी पीठ नहीं थपथपाता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जब मुझे मार्गदर्शन मिलता है तो उसी मार्गदर्शन के कारण ही मैं आगे हमेशा बढ़ पाता हूँ। मित्रों, तो मैं आपको बताना था 8.5 करोड़ के अभी तक आज वित्तीय संकट होते हुए मैं अपने वार्ड के अंदर काम करवा चुका हूं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, अगर आप कोरोना काल को देखें, उस कोरोना काल में आप देखेंगे कि किस प्रकार से नगर निगम ने आपके बीच में काम किया। नगर निगम जब कोरोना काल आया, सफाई करने के लिए कौन आता था? नगर निगम का सफाई कर्मचारी। आपके यहाँ पर दवाई डालने कौन आता था? नगर निगम का कर्मचारी। आपके यहाँ सैनिटाइजेशन करने कौन आता था? नगर निगम का कर्मचारी। आपके यहाँ पर जो कूड़ा उठाने कौन आती थी? नगर निगम की गाड़ी। आपके यहाँ दवाई डलती कौन थी? आपकी मैपिंग कौन कर रहे थे? हमारे नगर निगम के कर्मचारी। अगर भोजन कौन वितरण कर रहा था? नगर निगम के कर्मचारी। तो पार्षद और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर बांट रहे थे। स्कूलों के अंदर हमारे टीचर जाकर जगह जगह कच्चा राशन बांट रहे थे। तो ये सब काम किसने किए? नगर निगम ने किए, क्योंकि हम लोग आपकी मूलभूत सुविधाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब सुबह खाना खाता है, वो शाम को भी खाना ना खाए तो उसको भूख लगने लगती है, उसको लगता है कि सुबह का भी खाना नहीं खाया। और नगर निगम का काम भी वही है। अगर एक दिन हम सफाई करते हैं, अगले दिन सफाई ना हो तो ऐसा लगता है शायद नगर निगम ने काम करना बंद कर दिया है। हम दो घंटे पहले उसकी प्रेस करते हैं, 2 घंटे के बाद हम उसकी आलोचना भी करने लगते हैं। लेकिन नगर निगम आपके बीच में, सदैव आपके बीच में खड़ी रही है। चाहे किसी प्रकार का भी कोई काम रहा है, नगर निगम ने आपके घर घर जाकर आपके यहाँ काम किया है। आज भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर कोई मैन मेड जंगल बना है तो वो सीटू ब्लॉक के सामने बना है। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं हर रोज कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। आज 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए।
तो वहीं पिछले 24 घंटे में 838 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक स्तर पर जा रही है, तो वहीं इस लहर से लड़ने के लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो वहीं कुछ राज्यों में सख्त वीकली लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी जा रही है। तो वहीं दिल्ली में भी निजी और सरकारी विद्यालय फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इन सब के साथ दूसरी ओर कोरोना टीकाकरण भी तेजी से जारी है, लेकिन इस कोरोना से और तेजी से किस तरह से लड़ा जा सकता है, ये जानने के लिए राष्ट्र प्रथम की टीम आम जनता के बीच पहुंची और जनता की राय ली। गवर्नमेंट तो वैसे अपनी तरफ से सख्त कदम उठा ही रखा है, नाइट कर्फ्यू कर दिया है, बट फिर लोगों को भी अपने आप से प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। मास्क वगैरह से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से कुछ बचना पड़ेगा। सैनिटाइज हाथ धोना, जैसे कि गवर्नमेंट पहले भी कहती रही, वो सब प्रिकॉशंस हमें इस्तेमाल करनी है, जिससे हम कोविड को बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे मेट्रो में हम जा रहे हैं, बंदे एकदम खड़े हो रहे हैं, कहीं कहाँ दे डोंट हैव एनी मैनर्स। मतलब उनको कोई स्टेप उठाना चाहिए कि जैसे ऐसे ये सब ना हो। जैसे पूरी एकदम पूरी मेट्रो भरी हुई थी, हमने देखा बस सीटों पे स्टिकर लगा रखे थे कि वो भी बंदे कई बंदे स्टिकरों पे बैठ जाते हैं, कोई कुछ पढ़ नहीं रहा था। पूरी मेट्रो ऐसा लग रहा है जैसे वायरस बड़ा नहीं खत्म ही हो गया। देखिए, जो दिल्ली के अंदर और चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड फैल रहा है, सरकार से ज़्यादा ये जिम्मेवारी हम नागरिकों की है। अभी मैंने मास्क नीचे किया हुआ इसलिए किया हुआ है ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। देखिए, 3 चीज़ें हैं जिसका हम पालन करेंगे तो यह बीमारी काबू में आ सकती है। पहला है कि हम समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, जो कि मैंने भी नीचे किया हुआ है लोगों को बताने के लिए, और क्या कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कायम रखें। 3 चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे तो ये महामारी हमेशा ही काबू में रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों के अंदर वो जो डर है, वो दहशत है, वो बहुत कम हो गया है। और लोग क्या है कि अब मार्केट में भीड़ लगा रहे हैं, शादी गाँव में भीड़ लगा रहे हैं, पॉलिटिकल रैली में भीड़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से महामारी बहुत तेजी गति से बढ़ा है। तो मैं सरकार से ज़्यादा लोगों से ही आग्रह करूँगा कि कृपया आप लोग इन 3 चीज़ों का पालन करें। मास्क लगाएं, प्रॉपर ढंग से सैनिटाइज करें हाथों को और दूरी बना के रखें। और सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि संपूर्ण लॉकडाउन ना करें, कॉन्टिनेंटल जोन जो होता है उस तरीके से काम करें, जहाँ पर ये स्पाइक हो रहा है वहाँ पर जोन बनाए काम करें। बीच में जिसकी वजह से कम हो रहे थे केसेस, टेस्ट ज़्यादा हो रहे थे, वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रही थी, वो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहे थे। ये सख्त से सख्त कदम यही होना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ लगानी चाहिए। मार्केट बंद करने से कुछ नहीं होगा। मार्केट आप बंद करोगे, वैसे भी और बेरोज़गारी बढ़ ही रही है, दिनों दिन फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो उससे आम आदमी परेशान होगा, है ना। हम खास आदमी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत में 70% आम आदमी ही है जो किराए की खा रहा है या थोड़ा बहुत दुकान से इधर उधर से अपनी कमाई घर चला रहा है। तो आप मार्केट को बंद नहीं कर सकते। रात का लॉकडाउन ठीक है, और लेकिन रात में भी आप जो जरूरी चीज़ें हैं उनको आप ना मना रोकिए। कोई आदमी जरूरी जा रहा है, कहीं से ट्रांसपोर्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, मुझे लगता है कि लोगों को सावधानी बरत के इससे लड़ना होगा, बहुत चतुराई से लड़ना होगा। कि अमेरिका जैसा देश जो इतना पैसे वाला देश है, उसने अपनी कंट्री को बंद नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक लड़ाई है। सबसे पहले बात तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करना चाहिए, और सबसे पहला तो सख्ती बदलना चाहिए। प्रशासन का फेलवर है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास वैक्सीन है, आज की डेट में हमारे पास में मास्क है, PPE किट है, सारे मेडिकल इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें हैं। मतलब पिछले साल वाली सिचुएशन आज की डेट में नहीं है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले सख्ती बढ़े। लॉकडाउन इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगाएंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति पर उसका असर पड़ता है। बेटर ये है कि हम प्रशासन सख्ती करें, और खाली आर्थिक दंड देने से भी कुछ नहीं है कि 2000 का फाइन लगा लिया। कई लोग ऐसे हैं 2000 भरने के बावजूद भी ऐसे बगैर मास्क के घूम रहे हैं, लापरवाही बरत रहे। सख्ती जरूरी है, सजा होनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें आर्थिक दंड तो हो ही हो, पर साथ में सजा भी हो। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। देश भर में आज से टीकाकरण उत्सव शुरू। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से की टीकाकरण की अपील। साथ ही पीएम ने कोरोना से लड़ने के लिए 4 सूत्र भी बताए। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 1,52,000 कोरोना के नए मामले और 838 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जवानों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी।
शनिवार से चालू मुठभेड़ में 3 और आतंकी ढेर। अब तक 2 दिनों में 10 आतंकियों का हुआ खात्मा। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में झोंकेंगे अपनी ताकत, 6 जगहों पर करेंगे रोड शो। दिल्ली में कोविड-19 संबंधी स्थिति बेहद गंभीर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकले बाहर। दिल्ली के निहाल विहार में 7 महीने के बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 लाख फिरौती की मांग करने वाले अपहरणकर्ता को पुलिस ने धर दबोचा। मौसम विभाग के अनुसार आज देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार। गुजरात के कच्छ में चल सकती है हीट वेव, तो दिल्ली में रहेगा मौसम साफ। IPL सीजन 14 में जीत की आगाज के बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर। दिल्ली के स्टार तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हुए चोटिल। पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार रह चुके सतीश कौल का निधन। सतीश कौल ने B.R. चोपड़ा के महाभारत में इंद्रदेव की निभाई थी भूमिका। इस महीने के अंत में हो सकती है भारत और जापान के बीच 2+2 की बैठक में चीन के खिलाफ तैयार हो सकती है प्रभावी रणनीति। सर, राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र जो है वो एक जीवंत इकाई है, जिसमें भौगोलिक उसके साथ साथ उसके ऊपर रहने वाले जो हजारों वर्ष से एक ही संस्कृति को मानने वाले, एक ही प्रकार की परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सब से मिलाकर एक राष्ट्र बनता है। राष्ट्र एक जीवंत इकाई है। राष्ट्र कोई सुनसान जगह को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए यदि हम हैं तो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र जो है वो किसी भी व्यक्ति के, नागरिक के जीवन में वो उसका महत्व सर्वप्रथम होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? देखिए, हमारे समाज में यहाँ कुछ इस प्रकार की एक धारणा बहुत समय से बनी हुई है कि सभी काम सरकारों को ही करने हैं। सरकारों की अपनी भूमिका है शासन चलाने की, उसके लिए नियम बनाने की, लेकिन उसका पालन करना ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है। आज एक ऐसी सोच बन चुकी है कि सब कुछ सरकारें ही करें, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सोच है, हमें इस धारणा को बदलना होगा। हम स्वयं बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो ही हमको करने चाहिए। इसी से ही इस देश का भला होगा और देश हमारा जल्दी विकास करेगा। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भारत की एक सनातन संस्कृति है। विश्व में सबसे पुराने समय से यदि कोई राष्ट्र जीवित है तो वह भारतवर्ष है। और इसके कारण, इसका जो प्रमुख कारण है वो हमारी संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, वो इसका प्रमुख कारण है, जो युगों युगों से चली आ रही है। इस हमारी संस्कृति में केवल एक अपने राष्ट्र के लोगों का ही ध्यान नहीं रखा गया है, तो पूरे विश्व को एक कुटुंब माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे परंपराओं का एक मूल मंत्र रहा है। प्राणी मात्र की हम कल्याण की कल्पना करते हैं, हम सभी के विचारों की हम कद्र करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार एक प्रकार से विकास के रास्ते का एक कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार कोई केवल एक पैसे के लेन देन का ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार काम न करना भी, अपने जो मेरे दायित्व है उसको पूरा न करना भी, ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। तो भ्रष्टाचार विकास में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है और भ्रष्टाचार दूसरे लोगों को भी अच्छे काम करने से रोकता है। लेकिन यदि हम इसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, 50% भी यदि अंकुश लग जाता है, तो हमारा देश, हमारा समाज
बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।